Hello everyone. Today we will discuss about some applications of trigonometry. Most important topic है ये. ट्रिग्नोमेट्री जब तक हम कर रहे थे काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री सर हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या है. एक्चुअल में आप इस टॉपिक में ये सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आपकी डेली लाइफ में यानी प्रैक्टिकली इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है. तो और है ना, इसका यूज़ जो है ना वो इतने वाइड लेवल पर है कि आपको धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे और मैथमेटिक्स अगर आपके पास होगा तो आपको समझ आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना ज़्यादा यूज़ होता है. लेकिन फिलहाल अभी इस लेवल पर जो मेन यूज़ है आप लोगों के लिए वो है ऐसे क्वेश्चन जिनमें हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ हो रहा है. ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से मतलब क्या है, अभी मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 2 वर्ड्स हैं जो हम इस टॉपिक के अंदर बार बार हर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये क्या होंगे? इनसे पहले एक वर्ड और आएगा, दैट इज लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट का मीनिंग क्या, बड़े ध्यान से समझो. देखो सपोज करो कि मान लो मैंने ऐसा कहा कि मैं यहाँ खड़े खड़े मेरी जो आई का लेवल है, ध्यान से समझना इस बात को बेटा, और बेसिक कंसेप्ट जो ना वो सिर्फ इतना सा ही है. 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी. समझो ध्यान से. मेरी जो आई है, अगर हम इससे एक डायरेक्ट लाइन यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें तो ये आप सबको समझ आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है. सही है. अब मैं यूं बात करूं कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरी आई की थी, यहां से मैंने क्या किया, नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट है कहीं, मैं उसको देखूंगा जैसे नीचे की तरफ, या मैं अपनी आई के हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ, मतलब मुझे आईज को ऊपर करना पड़े. तो ऐसी कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो यहां से उस ऑब्जेक्ट तक, मेरी आई से उस ऑब्जेक्ट तक जो डायरेक्ट लाइन जाएगी, दैट इज लाइन ऑफ साइट. नीचे भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो मेरी आई से जो नीचे उस ऑब्जेक्ट तक डायरेक्ट लाइन जाएगी, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. क्लियर है. अब यहां पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो मैं बात कर रहा हूं ना, यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 वर्ड्स निकलेंगे, लेकिन एक एक करके डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं. यस, इधर ध्यान दो 1 मिनट. सपोज करो जैसे मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर आई है ऑब्जर्वर की, जैसे मैं इस टाइम ऑब्जर्वर मैं अपने आप को मान रहा हूं, तो आई यहां पर मेरी है सपोज करो, और इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको ओ से शो कर दिया. तो यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बना के ज्वाइन कर दें आई से ऑब्जर्वर को, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं ऑब्जेक्ट को, तो ऐसी कंडीशन में ये इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. ठीक है. अच्छा एक बात और सुनो. अब इस आई से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दें, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. थोड़ा सा टेढ़ा हो गया शायद, है ना. आप ध्यान से देखो, आप बिल्कुल स्केल लेके स्ट्रेट बना लेना इसको. अच्छा, ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बिटवीन जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके. अब जस्ट इसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब सपोज करो कि ऐसा हुआ कि इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर की आई है और इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है कहीं. ठीक है, आई के हॉरिजॉन्टल लेवल से डाउनवर्ड है. तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. और यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. और इनके बिटवीन जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके. फिर काफी सारे स्टूडेंट को ये लगता है सर दोनों में डिफरेंस क्या है. बेटा एक ही बात है, बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में एलिवेशन वर्ड यूज करेंगे, और जब नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन वर्ड यूज करेंगे. ठीक है. लेकिन एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट से होती है, वो ध्यान रखना जरूरी है. सुनो क्या, काफी सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं. यस, इधर देखो 1 मिनट. जैसे इस पॉइंट पर आई है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ यहां कहीं है
ठीक है, ये तो क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। अब कई बच्चे ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो यहां से अपनी मर्जी से एक वर्टिकल लाइन बनाकर ये वाला एंगल समझ लेते हैं, कई बार डिप्रेशन और कई बार एलिवेशन। ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई नेम नहीं है। मतलब वर्टिकल लाइन से एंगल हमें नहीं ड्रॉ करना, हमें हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के साथ देखना है। दोबारा सुन लो, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बिटवीन जो एंगल होगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच जो एंगल होगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो एलिवेशन वर्ड यूज करेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन वर्ड यूज करेंगे। समझ आ गया? कई बार ऐसा भी होता है एक ही क्वेश्चन में दोनों एक साथ भी आ जाते हैं। मतलब मान लो ऐसा हो गया, ध्यान से समझना इस बात को। सपोज करो जैसे ये ग्राउंड लेवल है, इस जगह पर कोई पर्सन है जिसकी आई है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन मान लो चाहे, और यहां पर एक टावर है जिसके ऊपर यहां पर किसी और पर्सन की आई है। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है मान लो। तो ऐसी कंडीशन में इनको जब ज्वाइन करेंगे, अब ध्यान से समझो इस बात को, देखो इसके लिए लाइन ऑफ साइट ये है और इसके लिए भी लाइन ऑफ साइट यही है। सही बात है ना? ध्यान से देखते रहो। ये वाला जो एंगल है इस ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इस ऑब्जर्वर के लिए दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? और डिप्रेशन एंगल कौन सा होगा? यस, काफी सारे बच्चों को पता है कि सर ये जो एंगल है ये डिप्रेशन एंगल हो ही नहीं सकता। सर आपने ही मना किया, अभी आपने बताया था कि वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कभी नहीं लेना। ये बता रहा था कि ये गलती होती है बच्चों से। काफी सारे स्टूडेंट इसको अपनी मर्जी से ही डिप्रेशन एंगल बोल देते हैं, और मैं फिर मना कर रहा हूं, ध्यान रखना है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल लेना है, चाहे वो एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझो, हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नहीं हो तो बना दिया करो हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इनके बिटवीन जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इसको डिप्रेशन एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है। अब क्योंकि ये एक डायग्राम में एक साथ है एलिवेशन डिप्रेशन, तो इनमें एक रिलेशन भी तैयार हो गया। आपको पता भी लग गया होगा कि ये है अल्टरनेट एंगल्स। क्यों? देखो वो जेड वाली बात याद है आप लोगों को, ये जेड बन रहा है इस तरह से, इसको और इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन दीज लाइंस आर पैरेलल। तो ये तो पैरेलल है ही है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल है। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक साथ दोनों एंगल यूं बन रहे हैं इस कंडीशन में, तो एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल दोनों सेम होंगे। ठीक है, बस इतना सा ही कंसेप्ट है। एलिवेशन के बारे में पता होना चाहिए, नीचे से ऊपर बनेगा, और बनेगा किसके बीच में? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा वही, मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। एक ही क्वेश्चन में दोनों एक साथ आ जाएं इस तरह से तो दोनों सेम होंगे, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, एक बात और, इसके अलावा जो सिर्फ एक और चीज यूज होने वाली है वो है 0 डिग्री टू 90 डिग्री वाली टेबल। याद है आप लोगों को? 0 डिग्री टू 90 डिग्री, थोड़ा सा फास्ट उसको एक बार देख लें आप लोगों को अगर याद नहीं है तो। 0 डिग्री, यस, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। याद आ गया? अच्छा, आपको ये पता है कि इनके लिए अगर आपने टेबल सीखी हुई है तो आपको पता होगा कि इसके लिए हम लोग एक रफ वर्क किया करते थे। या तो आपको क्या बोला जाता है कि फर्स्ट लाइन को डायरेक्ट याद कर लो। फर्स्ट लाइन का मतलब साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। सही है? अच्छा, इनके लिए फर्स्ट लाइन अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हो तो आपको रफ वर्क याद करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट लाइन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट लाइन को याद नहीं किया और ऊपर एक रफ वर्क कर लिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबके ऊपर अंडर रूट। बेटा ये ट्रिक है याद करने के लिए, कोई रूल नहीं है ये। ठीक है, हमने ट्रिक बना ली कि फर्स्ट लाइन कैसे याद करेंगे। देखो, इसकी कैलकुलेशन से फर्स्ट लाइन याद हो जाएगी। 0/4 का आंसर 0 होता है, अंडर रूट 0 पे तो 0 ही होता है।
1 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता, 1 का रूट 1, 4 का 2, 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 2, और रूट है तो 1 बाय अंडर रूट 2। बेटा फास्ट इसलिए कर रहा हूं, आपने सीखा हुआ पहले ये अंडर रूट 3/2 और दिस इज 1। और जिसको फर्स्ट लाइन पता है सेकेंड लाइन बड़ी जल्दी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन को पलट देंगे। अब ये यहां से स्टार्ट कर दो, 1 अंडर रूट 3/2, 1 बाय अंडर रूट 2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा का फॉर्मूला सभी को याद होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, जब 0 में 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो यस इनफाइनाइट। अनडिफाइंड बोल दो, नॉट डिफाइंड बोल दो, एक ही बात है वो। इसमें इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल तो 1 बाय अंडर रूट 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1, ये कैंसिल होगा तो अंडर रूट 3। सही है ना। अब इस लाइन को पलट देंगे, पलटो इस लाइन को, यस इनफाइनाइट अंडर रूट 3, 1, 1 बाय रूट 3 एंड 0। सेक थीटा का मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2 बाय अंडर रूट 3, इसका उल्टा अंडर रूट 2, इसका करेंगे 2, और 0 का उल्टा 1/0 कह सकते हो, यानी इनफाइनाइट। सही है। और लास्ट लाइन फिर से इजी है, इसको पलट दो, क्या होगा इनफाइनाइट 2 अंडर रूट 2, 2 बाय रूट 3 एंड 1। ये टेबल हमने नॉर्मल जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था ना, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था इसको, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए हमने रिवाइज कर लिया इसको। अब इन सारे कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट करना है तो करो इसको। ओके, अब जो हमने अभी रीड किया एलिवेशन और डिप्रेशन, उसको एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। बड़े आराम से रीड करना। देखो यहाँ जो क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े से दिखने में लेंथी होंगे लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, और सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट एक ही है। वो कंसेप्ट आपको पहले से आता है और वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सुना हुआ ये तो, यस। क्या था यहाँ से साइन थीटा, यस, कॉस थीटा, टेन थीटा। और अगर हम यहां से इस तरफ यूं चलेंगे तो नीचे की साइड क्या बात करते थे हम, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब मैंने यहां पर ये क्यों लिखा अभी समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन रीड करो, बड़े आराम से रीड करना और एक एक चीज आराम से पढ़ के उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझो इधर। एक वर्टिकल पोल है, जैसे सपोज करो ये इसका कोई नेम हमने रख दिया जैसे AC, ठीक है, कुछ भी नेम दे दिया, और एक ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, ग्राउंड सपोज करो जैसे यहां पर B पॉइंट है, जहां से हमने यहां इस टॉप पॉइंट पर एक रोप को अच्छे से बांध दिया यहां से यहां तक, और ये जो रोप है इसकी लेंथ है 20 मीटर। यहां लिख देता हूं रोप, और ये है 20 मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। बाई चांस किसी के माइंड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा हो, सर ये तो पोल है, कई बार ऐसा भी होता है पोल थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं, कई बार क्वेश्चन में ट्री लिखा होगा या कुछ और वर्ड होगा तो कई बार वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन हम आइडियल कंडीशन लेकर चल रहे हैं। हम मतलब ये लेट करके चल रहे हैं कि ग्राउंड का मतलब वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, और उसके ऊपर किसी टावर की बात करें, कोई ट्री, कोई पोल, इस तरह की कोई भी बात करें तो इसका मतलब वो उसके वर्टिकल यानी 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन चेक करो आगे, फाइंड हाइट ऑफ द पोल। हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है। हम इसको कुछ भी जैसे h लेट कर लेते हैं, h मीटर में है, ये ध्यान रखना, वो मीटर है ना इसीलिए इसको मीटर लिया है। इफ द एंगल मेड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़ना, इफ द एंगल मेड बाय द रोप यानी ये विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो ये रोप है और ये ग्राउंड लेवल है, इनके बिटवीन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। यानी हम अगर इस एंगल की बात करें, अगर हमें ये एंगल पता है
ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। और मैंने कहा था एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम कभी हार्ड नहीं होगा, थोड़ा आराम से पढ़ के बनाना। अब आप इसमें ये देखो देखो आपको दो चीज़ें सोचनी है। पहला ये कि आपको क्या पता है, और दूसरा ये कि आपको क्या निकालना है। आपको जो पता है वो हाइपोटेनियस है, और आपको जो फाइंड करना है, यस दिस इज परपेंडिकुलर। मतलब हमें हाइपोटेनियस तो गिवन है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो आप सीधी सी बात है एक ऐसा कंसेप्ट या एक ऐसा फॉर्मूला उठा लो जिसमें दोनों आ जाएं, हाइपोटेनियस भी आ जाए, परपेंडिकुलर भी आ जाए। और ऐसे हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, चेक करना। साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन एच, इसमें दोनों आ रहे हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला H अपॉन P, इसमें भी दोनों आ रहे हैं। तो ये 100% प्योर गारंटी है कि आंसर भी दोनों से सेम ही आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सा लगाएं, ठीक है, जो मर्जी लगा लो। वैसे हमें ना मोस्टली पता है क्या करेंगे, हम ऊपर से ये जो 3 है ना इन्हीं का यूज करेंगे। क्यों? साइन थीटा का फॉर्मूले में दोनों आ जाएंगे P अपॉन एच। अगर कभी B और H आ रहा होगा तो कॉस थीटा लगा देंगे, कभी P और B आ रहा होगा तो टेन थीटा लगा लेंगे। ठीक है, मैंने कहा आंसर तो दोनों से सेम ही आते हैं। तो आप चाहो तो ये 3 ही अच्छे से माइंड में बिठा लो, आपके सारे क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनका रिलेशन उठाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, मैं इस डायग्राम को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इधर कर देता हूँ। देखो ये वाला हटा दूँ, इसको इरेज करके फिर बाकी सारा आंसर यहाँ लिख दूंगा। देखो यस, इधर ध्यान दो, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल में हमने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस हमें पता है। तो इन दोनों का रिलेशन या तो साइन थीटा होता है या कोसेक थीटा। साइन थीटा से भी आंसर आएगा, कोसेक थीटा से भी आएगा, तो मैं साइन वाला यूज कर रहा हूं। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है AC और है AB। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू, थीटा का मतलब जो एंगल है यहां पर 30 डिग्री, कितना साइन पड़ा रहेगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। AC की वैल्यू है H, AB की वैल्यू चेक करना, AB इज 20। समझ आ रहा है कुछ? साइन 30, टेबल में साइन 30 का आंसर ढूंढ सकते हो, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, 1/2 होता है। इधर H/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/2 इक्वल्स टू H। कई बच्चे बोलते हैं सर 20 इक्वल्स टू 2H लिख दो। हाँ तो एक ही तो बात है, 2H लिखोगे तो 2 डिवाइड में ही तो आएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो H की वैल्यू 10 और इसके आगे मीटर लिख दिया क्योंकि ये मीटर में गिवन था। इसका मतलब हाइट ऑफ पोल लास्ट में लिखा करो जो आपसे पूछते हैं। देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, देखो इधर हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। अब जाकर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी थोड़े से नंबर कट होंगे। 3 या 4 नंबर का आता है ना, तो हाफ नंबर आपका कट हो जाएगा, क्योंकि आपने बड़े ध्यान से सुनना बेटा ये बात। यस इधर ध्यान दो, 1 मिनट। मार्क्स क्यों कट होंगे? क्योंकि हमने डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं किया कहीं भी। आपको स्टार्टिंग में ना बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। देखो कैसे, इन फिगर, देखो फिगर में अब जो जो बातें थी ना उसको एक्सप्लेन कैसे करें। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं, AC क्या चीज है? पोल। इन फिगर AC इज अ पोल, लेट इट्स हाइट, जो जो आपने किया ना वो सब यहां लिखना है। लेट इट्स हाइट बी H मीटर, ओके, एंड टॉप पॉइंट ऑफ पोल इज A। क्लियर है अच्छे से? अब आगे देखो, B इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, B is any point on the ground. AB is rope, check कर लो, AB is rope whose length is 20 मीटर।
एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। बेटा कुछ भी नहीं है, जो हमने यहां पर डायग्राम में ड्रॉ किया ना, बस उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। दोबारा से देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इसका मतलब क्या ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर? मतलब जो टावर का टॉप पॉइंट है उसको नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नीचे से ऊपर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एलिवेशन का मतलब ही यही है। याद आ गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो इधर, जैसे सपोज करो ये हमारे पास टावर है, ठीक है, और इसकी हमने नेम दे दिया ए बी। ये इसका टॉप पॉइंट है, ठीक है, यहां लिख के रख लेते हैं, ये टॉप पॉइंट है। और यहां पर ग्राउंड पर यहां पर कोई पॉइंट है सी, यहां से हम इसको देख रहे हैं। और ये जो एंगल है ये हमें कहीं गिवन है, चेक करो। यहां चेक देखो, पूरा पहले पढ़ना इधर, विच इज 30 मीटर। विच इज 30 मीटर का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आराम से देखो, ये टावर का फुट पॉइंट है, यहां से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है? 30 मीटर की। समझ आ रहा है? 30 मीटर की डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां से एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री का मतलब एलिवेशन एंगल। अब समझ आ गया होगा। दोबारा से देखो इस लाइन को, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट का मतलब क्या है? फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा ग्राउंड पे, वहां से 30 डिग्री का एंगल, ये एलिवेशन एंगल गिवन है, वो भी टॉप पॉइंट का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें हाइट निकालनी है, मैं इसको एच लेट कर लेता हूं। अगर डायग्राम समझ आ गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई हरा दे, बहुत इजी काम करेगा। क्यों? इसमें अब ये देख लो, वही दो बातें, हमें क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। गिवन है बेस, ये बेस ही होगा, और फाइंड करना है परपेंडिकुलर। अब ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों का यूज होता है, और तो वो है टेन थीटा भी है, कॉट थीटा भी है। हम टेन थीटा वाला यूज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ये क्या कर रहा हूं बेटा, इसका मतलब है सिंपल थ्योरी, यानी एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम की आपको अपने आप करनी है। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करके नहीं लिख रहा जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो आप अपने आप करोगे, भूलना नहीं है उस बात को। अब इसके बाद सुनो, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हमने लिखा टेन थीटा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में तो साइन थीटा लिखा था। हाँ तो बेटा उसके अंदर था क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो उसका तो साइन थीटा ही बनेगा। यहां परपेंडिकुलर और बेस है तो वो टेन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है? तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर जो है वो कितना है? h अपॉन में बेस कितना है? BC का मतलब 30 मीटर। सही है? h अपॉन 30। अब देखो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो नेक्स्ट लाइन यहां देखो, यस इधर देखो एक मिनट, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 30। टेन 30 का आंसर, यस वेरी गुड, 1/√3। अब ये आंसर सारे डायरेक्ट याद ही कर लो बेटा आप लोग। अब इतना टाइम हो गया, अब तो याद हो भी गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। वैसे तो ये इसका आंसर आ गया क्योंकि हमें हाइट निकालनी थी, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट आए तो उसको रिमूव किया करो। कैसे? सिंगल नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, प्लस माइनस में हो तो उल्टा सिंबल लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 30 पढ़ा रहा, √3 पढ़ा रहा, नीचे √3 इंटू √3 इज 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 10 पे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 10√3 इतने मीटर। ये h आ गया। h का मतलब हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, और इसके साथ साथ आपको एक बात और माइंड में बिठानी है। क्या?
√2 अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1.414 आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट √2 का आंसर है। √3 का आंसर 1.732। मैं चाहता हूं आप ये दोनों आंसर डायरेक्ट माइंड में बिठा लो। दोबारा बोलना एक बार, √2 इज, यस उधर मत देखो, 1.414 और √3 इज 1.732। तो इसका बेनिफिट क्या है, कई बार क्वेश्चंस में ना आपको कैलकुलेशन पूरी पूछेंगे या ऑप्शन गिवन होंगे। तो जैसे यहां पर 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर। इतना छोड़ने से मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, वो तो आपको बता रहा हूं कि अगर कैलकुलेशन करनी हो तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। क्या मतलब हुआ, दोबारा पढ़ो अच्छे से बेटो। इसमें ना ट्री जो है वो स्टॉर्म की वजह से इस तरह से ब्रेक हुआ कि उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड होकर क्या कर रहा है, टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड। मतलब जैसे इधर देखना सभी, जैसे इतना ट्री था हमारे पास, ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर, इसका कोई नेम रख दिया जैसे AB। अब ये बीच में कहीं से ब्रेक हो गया, ठीक है, और बीच में कहीं से ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि मिड में से हुआ है, कहीं से भी हो सकता है। मान लो यहां से हो गया, ये पॉइंट मान लो C है, ठीक है, यहां से ब्रेक होके क्या हुआ, ये जो पार्ट था ना ये इस तरह से नीचे गिर गया। समझ आ रही बात, ये पार्ट इस तरह नीचे गिर गया और जो ये टॉप पॉइंट था अब ये नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है। खुद ही सोच के देख लो भाई, इतना पार्ट ऐसे नीचे गिरेगा तो यहां कहीं पे ये जो पार्ट है ये इस तरह लटक जाएगा और यहां पर ग्राउंड को टच करेगा। इस पॉइंट को मैंने A' बोल दिया। बात समझ आई अच्छे से। इसका मतलब एक्चुअल में जो ट्री अब है वो B से लेकर A तक नहीं है, B से लेकर C और C से लेकर A' तक। ये एक्चुअल ट्री का पार्ट हुआ पूरा, ठीक है, टोटल लेंथ जो होगी। अच्छा क्वेश्चन चेक करो, एक चीज और है, ग्राउंड देखना, टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। इसका क्या मतलब है कि ये जो ट्री का पार्ट था ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये तो समझ आई क्या होगा। अब आगे चेक करो, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। देखना, टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से कहां की डिस्टेंस लेनी है, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट पॉइंट ये वाला है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दोबारा सुन लो, फुट पॉइंट ये वाला है और टॉप पॉइंट अब यहां आ गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 8 मीटर। अब क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री का मतलब सिर्फ BC नहीं निकालना, कंप्लीट BC प्लस CA'। समझ आ रही बात, यानी इस बार हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो हम इसको जैसे x मीटर लेट कर लेते हैं और इसको y मीटर। कुछ समझ आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही बात क्या कि थ्योरी लिखेंगे। मैंने यहां पर 3-4 लाइन की जगह छोड़ दी, कंप्लीट इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेना अपने आप, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल है ना, राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, वही बात है, आइडियल कंडीशन है। तो ट्री की बात करेंगे तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और ग्राउंड लेवल से उसका एंगल 90 डिग्री होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, चलो बात करें, हमें x भी निकालना है, y भी निकालना है। हम एक एक करके दोनों पर ध्यान देंगे। पहले गिवन क्या है वो देख लो। देखो इस वाले डायग्राम के अंदर ये बेस है, हमारा बेस हमें पता है 8 मीटर है। पहले मैं x की बात करता हूं। x जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस, बेटा बहुत सिंपल सी बात है, फिर से सुन लो अगर किसी को अभी भी डाउट है। जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनका रिलेशन ढूंढना है, पंडित बद्री प्रसाद वाले में, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, इसका रिलेशन आप सबको पता है, tan थीटा भी हो सकता है, cot थीटा भी हो सकता है, लेकिन हम tan थीटा की बात कर रहे हैं। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब BC, बेस का मतलब A' B।
ठीक है, दिख रहा है सबको। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, tan 30 इक्वल्स टू, देखो BC की वैल्यू है x अपॉन A' की वैल्यू है 8। सही है। tan 30 डिग्री इज 1/√3 और इधर क्या आएगा x अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 8/√3 आ रहा है समझ में। इतना आने के बाद नीचे रूट आ रहा है तो इसको कैसे हटाएंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 8/√3 अपॉन में 3 और इतने क्या आएगा मीटर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो x आया है। अब हम वापस से, या तो देखो अब आपके पास दो फायदे हैं, क्या, ध्यान से सुनना, आपको y निकालना है, दो भी नहीं हम तीन कहें, तीन बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, देखो y निकालना है, x हमें पता लग गया, तो या तो हम क्या करें, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर वाला रिलेशन जैसे साइन थीटा ले लेते हैं तो भी आंसर आएगा। बेस और हाइपोटेनियस यानी कि कॉस थीटा लोगे तो भी आंसर आएगा, या उनको रहने ही दो, आप पाइथागोरस का यूज कर लो, उससे भी आंसर आएगा। क्यों, टू साइड पता है ना, तो थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस। देखो मर्जी आपकी है, जो मर्जी करो। अच्छा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ट्री की टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ यहां से यहां तक थी, लेकिन ये वाला पार्ट अब गिरकर यहां आ गया, तो इतना और इतना ऐड करना पड़ेगा। तो जो आपका मन करे आप y उससे निकालो, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम जैसे y को इन्हीं से निकाल लेते हैं एक बार, परपेंडिकुलर सॉरी बेस और हाइपोटेनियस इन ट्राइंगल ABC। बेस और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब बेस यानी A', हाइपोटेनियस इज A', कहीं A' से A' मत कट कर देना बेटा, ये कंप्लीट डिस्टेंस है, कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, और ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल तो वही रहेगा। A' को देखो डायग्राम में 8 है और A' की वैल्यू y है। cos 30 का आंसर यस √3/2, वेरी गुड, और इधर 8/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इक्वल्स टू 16, ठीक है। y इक्वल्स टू 16y क्या आ जाएगा √3। समझ आ रहा है कुछ बेटा। इतना आने के बाद अब ध्यान से देखो, इसको हमने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 16 √3/3 इतने मीटर, दिस इज y। अगर आप किसी और मेथड से निकालोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अब लास्ट में क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू x प्लस वाई। क्यों, इसको और इसको ऐड करेंगे तभी तो टोटल हाइट आएगी। चलो बताओ x कितना है, 8√3/3 और y है 16√3/3। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां देखो एलसीएम आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 8√3 प्लस 16√3 दैट इज 24√3/3। और जब ये इससे समझ आ गया कैसे किया है बेटा, √3 है, जब रूट वाले सेम हो तो उनके आगे वाले नंबर्स को ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 पे, फाइनल आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये उस ट्री की टोटल हाइट होगी, ठीक है बेटा। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ना डायग्राम बनाते वक्त ध्यान दे लेना, उसके अलावा कभी गलती हो ही नहीं सकती। अब आप इसको नोट करो।